ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मोदी का ये जेनजी प्रयोग और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आज नितिन नवीन पार्टी की औपचारिक तौर पर कमान संभालने जा रहे हैं और जब हम बात बीजेपी की करते हैं तो बीजेपी की कार्यप्रणाली क्या है, अगर उसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़े तो उनके विरोधियों की भी स्थिति को हमें आकलन में लाना पड़ेगा। दो चेहरे इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। पहले तो वो पोस्टर आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त रायबरेली में जगह जगह चस्पा किया गया है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की। तो जिस सवाल के साथ मैं ब्रेक पर गई थी, मैं वही सवाल लेकर आपके पास अजीत जी दोबारा आती हूं। बिहार में भी तो यही था ना कि 29 के लिए राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव खड़े हुए हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव के पीछे राहुल गांधी खड़े हुए हैं 27 के लिए? यहां पर तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग है, अलग अलग चुनाव में जा सकते हैं। नहीं, ये बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस के कई लोग जो प्रदेश के नेता हैं वो इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि अब कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। कितनी लोकसभा में इतनी बड़ी सफलता मिली है वो राहुल गांधी के कारण मिली है, राहुल गांधी की यात्रा के कारण मिली है। ये बात तमिलनाडु से लेकर के ये बिहार में कही गई, ये बात तमिलनाडु में कही जा रही है, ये बात उत्तर प्रदेश में कही जा रही है। निकालने वाले राहुल गांधी नहीं, यात्रा निकाले वो तो ठीक ही रहती है। यात्रा निकाले, यात्राओं का बड़ा, यात्राएं तमाम कामयाब होती हैं। इस देश में जितनी राजनीतिक यात्राएं हुई हैं वो सब कामयाब हुई हैं। किसी को तुरंत लाभ मिला, किसी को थोड़ा देर से मिला, लेकिन कामयाब हुई। देखिए, नर्मदा यात्रा दिग्विजय सिंह ने की थी, उसके बाद 1.25 साल के लिए ही सही, लेकिन सरकार बनी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की। YSR रेड्डी, उनके बेटे की यात्रा, YSR रेड्डी की यात्रा या चंद्रशेखर की यात्रा, यात्राएं कामयाब होती हैं। राहुल गांधी करें तो अच्छी बात है, लेकिन यात्रा करें और उसका रियल असेसमेंट किए बगैर आप अपने जो सहयोगी पार्टी हैं उनके ऊपर ये दबाव बनाएं कि अब हम बहुत बड़े हो गए और हमको बराबर का शेयर चाहिए या हमको ज़्यादा का शेयर चाहिए, ये अपनी स्ट्रेंथ का असेसमेंट किए बगैर कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं बनी है कि वो अखिलेश यादव के साथ इस तरह से उनके लोग बात करें। देखिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नहीं कर रही हैं, लेकिन कभी अजय राय का स्टेटमेंट आता है या कभी इमरान मसूद का स्टेटमेंट आता है या कभी किसी और का इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें कहा जाता है कि हम बहुत बड़ी पार्टी हो गए हैं। और जैसे तस्वीर आप ये देखें जो इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर से आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य के साथ विजय सिन्हा चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल दिखाई दे रहे हैं। एक मेले सा माहौल बन गया है यहाँ पर। हाँ, वो मेले का माहौल ही होगा। आज तो इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि अब आपने देखा नहीं, 37 सेट में नॉमिनेशन हुआ, 37 सेट में भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेशन किया, कोई न छूटे ये इंश्योर किया गया कि हर तरफ से, हर प्रदेश कमेटी के तरफ से, मुख्यमंत्री के तरफ से, सबकी तरफ से नॉमिनेशन हो। फिर वो सब लोग आए हुए हैं, हर प्रदेश से जो राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं वो तमाम लोग कल परसों शाम से सब लोग दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो ये तो उत्सव की तरह होगा, उस उत्सव में उनका नाम का ऐलान होगा। मैं इसमें एक बिंदु ये डालूं, अर्जुन राम मेघवाल को जब देखती हूँ, वो राजस्थान से आने वाले नेता है, वरिष्ठ नेता है, लेकिन इस वक्त कमान किसके हाथों में है? भजन लाल शर्मा, दिया कुमारी जैसे यंग ब्रिगेड के हाथों में है। अब अभी हम किसे देख रहे हैं? मनोहर लाल खट्टर को देख रहे हैं। बहुत दिनों तक इनका भी नाम चर्चा में रहा कि क्या इन्हें भी अध्यक्ष पद का कमान की दी जा सकती है। और हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। हरियाणा की पॉलिटिक्स पर थोड़ी चर्चा कर ले। नहीं, वहां नहीं, देखो अभी 5708 जो है ना निर्वाचक मंडल में नाम इसमें चुना गया था। अब इतने लोग अगर दिल्ली में आ गए हैं और सारे केंद्रीय मंत्री, कल जो ट्रैफिक की हालत थी दिल्ली में, मैं जो गया था, मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि रात में जा रहा था बिहार भवन तो पहुंच नहीं पाए। उत्तर प्रदेश भवन ने कहा अब रोक दो, 7:30 के बाद चलेंगे। तो मैं जो है तो सब लोग आ गए हैं। इसके अलावा जब अध्यक्ष का चुनाव होता है तो राजनीति में हरियाणा की पॉलिटिक्स पर सुनो ना, चेहरा ये भी बहुत बात की जा रही है, इतने युवा चेहरा है, इसे लेकर क्या कुछ चर्चा है पार्टी कार्यक्रम? अब भाजपा युवा है, भारतीय जनता पार्टी। जी सर। हरियाणा, देखो हरियाणा का जहां तक प्रश्न है तो मनोहर लाल खट्टर भी अपने समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही खोज थे। क्योंकि जब नरेंद्र मोदी जी का केंद्र चंडीगढ़ हो गया था, उस समय खट्टर जी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया था, यहाँ का दौरा, पंजाब का, हिमाचल का, तो उनको उनके बाकी कार्यकुशलता से वो परिचित थे। तो उस समय तो किसी को ध्यान में भी नहीं था कि मनोहर लाल खट्टर जो है, पार्टी के वहां के जो सीनियर लोग थे उनको पता था, कि पार्टी के संगठन के अंदर पता था, लेकिन न तो यहां पता था, वहां अचानक जब उनका नाम आया तो देखा गया और वो रिपीट भी हुए। ऐसा भी नहीं कि वो रिपीट नहीं हुए, हालांकि उनको लेकर बहुत असंतोष भी हुआ था पार्टी में, लेकिन रिपीट हुए और आज वहां है और वहां भी है। तो नाम का प्रस्ताव जाकर के
और मनोहर लाल खट्टर ने ही प्रस्तुत किया और चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। आज वो यहां बैठे हुए हैं। तो थोड़ी देर के लिए क्या होता है कि जब आपका विचारधारा और संगठन का लंबा प्रशिक्षण होता है तो तात्कालिक रूप से तो अखरता है कि हमको हटाया गया, कोई मनुष्य है ना, तो लेकिन फिर आदमी उससे स्वयं को एडजस्ट करता है और केंद्रीय नेतृत्व अगर सही ढंग से उसको समझा दिया तो एडजस्ट करता है। और इस समय जो नायब सिंह सैनी है वो वहां की सरकार में अब कार्यकर्ताओं के अंदर जो असंतोष दिखता था वो सब नहीं है। उन्होंने दूसरे संगठनों के लोगों से भी सबको जोड़ा है और इस समय हरियाणा में स्मूथ गवर्नमेंट, स्मूथ संगठन चल रही है। कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं सर, जल्दी से वो रिएक्शंस भी हम आपके सामने रख दें। दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में हलचल तेज हो गई है। आज देश की सबसे बड़ी पार्टी को सबसे युवा अध्यक्ष मिलने जा रहा है। 45 साल के नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान होने जा रहा है। बीजेपी मुख्यालय में नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, राजस्थान के सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जी ये प्रेम कुमार है, हाँ, बिहार से जी। ये भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त तस्वीरों में आप देख रहे हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ भी कल जब पहुंचे थे तो उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक थे। तो जिस लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं उस लीडरशिप में आप देखें ना, आपको पैन इंडिया बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं उसमें आपको युवा चेहरे, एग्रेसिव चेहरे, फायर ब्रांड चेहरे, मैं योगी आदित्यनाथ की ही बात कर लूं, राकेश जी। देखिए, आज की डेट में देखा जाए तो हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ हैं। अब कैसे चेंज होता है, मुझे लगता है उसके लिए तो नरेंद्र मोदी जी से बड़ा मिसाल कोई नहीं हो सकता कि जो आदमी गुजरात में सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा था सेंटर में, आज डेवलपमेंट का सबसे बड़ा चेहरा बन गया है। उन्होंने कैसे चेंज किया अपने आप को। तो अब जरूरत ये थी कि डेवलपमेंट और हिंदुत्व, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व का चेहरा ना हो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। उसके लिए आप देखें कि हिंदुत्व के चेहरे के रूप में आज सर्वोच्च नेता यदि कोई है तो वो योगी आदित्यनाथ जी। तो योगी आदित्यनाथ जी का जो हिंदुत्व है वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ चल रहा है। और आज देश में मुझे लगता है जितने भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनमें योगी आदित्यनाथ जी एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका हर राज्य में डिमांड होती है चुनाव के दौरान। सर, भविष्यवाणी कुछ करवा दूं। अजीत जी, योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनका आगे भविष्य क्या है? नहीं, अच्छा है, उज्जवल भविष्य है, यंग आदमी है, युवा आदमी है और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पहले तो मुख्यमंत्री बनेंगे, अभी तो प्रधानमंत्री की वैकेंसी नहीं है। अभी तो नरेंद्र मोदी 2029 तक के लिए उनको मैंडेट मिला हुआ है और योगी आदित्यनाथ का चुनाव 2027 के फरवरी में आ रहा है, अगले साल फरवरी में आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जीतेगी वहां तो योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे तीसरी बार और 10 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हमको लगता है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। क्या राकेश जी, कोई दूसरा आज तक 10 साल लगातार मुख्यमंत्री नहीं रहा है वहां, या हमको लगता है कि 10 साल कोई रहा भी नहीं है, अलग अलग टर्म मिलाकर भी कोई 10 साल नहीं रहा है। देखिए, योगी आदित्यनाथ की चर्चा करते हुए ध्यान है कि 45 साल की उम्र में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। 45 साल, तो ऐसे अनेक नाम मैं ला दे सकता हूं जिससे तीसरा टर्म फिर से मुख्यमंत्री। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन इस समय तो उनके हटने की कोई संभावना नहीं है ना, जो चर्चा ही नहीं है। पहले एक समय चर्चा चलती थी मीडिया में चारों तरफ, अब जब सारा कुछ उनके हाथ में है, अब जाहिर है कि 2027 का चुनाव अब अगर उनको हटना होता तो पहले हट चुके होते। पूर्वोत्तर का एक और चेहरा किरण रिजिजू। आज सारे चेहरों के लिए मुझे भविष्यवाणी चाहिए सर। किरण रिजिजू, क्योंकि अब मुझे दिखाई दे गए किरण रिजिजू पूर्वोत्तर के बड़े चेहरे हैं। निश्चित रूप से किरण रिजिजू पूर्वोत्तर के बड़े चेहरे हैं और बहुत ही संतुलित अपने आप को प्रस्तुत किया है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के विश्वसनीय भी बने हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वो स्वयंसेवक नहीं रहे हैं, इधर संगठन के जितने विविध कार्यक्रमों होता है सब में उपस्थित रहते हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि उनको, लेकिन अब कहां जाएंगे अरुणाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री? अगर उनकी भूमिका होगी, क्योंकि इस समय पूर्वोत्तर का जो एनडीए है उसकी कमान तो हिमंतो बिश्व शर्मा के है। एनडीए नॉर्थ ईस्ट जो है उसकी कमान उनके हाथों में है, तो जाएंगे कहां? लेकिन स्थापित इन्होंने अपने को किया है और जो उत्तरदायित्व मिला है, देखो ये व्यक्ति की पहचान उत्तरदायित्व मिलने पर होता है। उत्तरदायित्व मिलने के बाद आपके प्रदर्शन क्या है और फिर आपकी छवि केंद्रीय नेतृत्व में क्या बनती है, ये दो बहुत मायने रखता है। दोनों मायनों में उन्होंने अपने को स्थापित किया है। इस समय संसदीय कार्य मंत्री के रूप में इस कठिन समय में वो भूमिका निभाना वो आसान बात थोड़ी ही है, तो निभाया है उन्होंने। जेपी नड्डा जी को भी हम लगातार देख रहे हैं, अभी तक पार्टी की कमान वही संभाल रहे थे और आज ही की तारीख थी और हमने बताया कि कब, जब उन्हें 20 तारीख ही थी, साल अन्य था,
लेकिन उन्हें पार्टी की कमान सौंपी गई थी और पीछे अमित शाह थे। अमित शाह वो हैंड ओवर कर रहे थे क्योंकि अब उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी निभानी थी, गृह मंत्री बन रहे थे। अब जेपी नड्डा का आगे का फ्यूचर, आगे की उनकी पॉलिटिक्स, हिमाचल की राजनीति, इन्हें भी चर्चा में लाना चाहिए। मुझे लगता है जेपी नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी ने इतना कुछ दिया है जितना कि उनको उम्मीद भी नहीं रही होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जेपी नड्डा को क्या नहीं दिया। 6 साल यानी सर्वाधिक समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहने का उनका है। फिर उसके बाद राज्य में भी मंत्री रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार में राज्यसभा रही, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, अब उनको महामंत्री रह चुके हैं। अब उसके बाद तो मुझे लगता है कि जेपी नड्डा जी को अब क्या मिलना चाहिए। अब इसके बाद भी उनको उनकी अपेक्षा दी है तो क्या हो सकती है। हाँ, ये सही राजनीति उनकी सुरक्षित है ना। नहीं, हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए उनको। देखिए, जो आदमी के अध्यक्ष रहते हुए हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई हो, अब उनसे ये अपेक्षा की जाए कि अब वो अध्यक्ष नहीं है, उसके बाद वो सब हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी को जितवा लेंगे, ये तो थोड़ा सा अति संयोक्ति होगा। जितवाना उनके ऐसा नहीं है ना कि जो अब जितवाए, अब जयराम ठाकुर थोड़े जितवाए थे, राकेश जी तो मुख्यमंत्री हुए। अब जितवाने का तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बार-बार हम एक चुनाव रखते हैं अजीत भाई कि इतनी चुनौतियां होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास। अरे 6 साल में ऐसा एक चुनौती बताइए जो चुनौती के रूप में जेपी नड्डा जी के सामने खड़ी रही हो। तो जेपी नड्डा जी के सामने भी कोई चुनौती नहीं थी, चुनौती 2 लोगों के सामने थी और उन लोगों ने दोनों लोगों ने चुनौती को स्वीकार किया और उसको पार किया। वो है नरेंद्र मोदी और अमित शाह। ये तो देखिए सब चर्चा में लाएंगे। जी। देखो, चुनौती मनुष्य स्वयं लेता है। जब आप अपने बड़े टास्क लेते हैं कि मैं अध्यक्ष हूं, मेरी कोई भूमिका है, तो हर क्षण आपके सामने चुनौती रहती है। लेकिन जब आप टास्क अपना तय नहीं करते हैं ना, अपना लक्ष्य नहीं तय करते हैं काम करने का, तो आपके पास चुनौती नहीं होती है। एक चीज और मीनाक्षी तो इसलिए कि हर राज्य में चुनाव जीतने के बाद भले प्रधानमंत्री के चेहरे पे चुनाव जीते हो, लेकिन वो हाथ पकड़ के जेपी नड्डा को आगे लाते थे और कहते थे कि हमें नड्डा जी के वजह से ये चुनाव जीते हैं। ये संगठन की खूबसूरती है, यही इसकी खूबसूरती है। गिरिराज सिंह भी पहुंचे, गिरिराज सिंह ने क्या कहा, उनका बयान भी आपको सुना देते हैं। पार्टी जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्टी चल रही है और नामांकन की प्रक्रिया पूरी होकर के आज निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन जी होंगे। वैसे अमित भाई भी जब बने थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी सबसे युवा थे और लोकतांत्रिक व्यवस्था से आज कांग्रेस पार्टी है, चाटुकारों की पार्टी है, वंशवाद की पार्टी है। दाएं देखें बाएं देखें, सारे वंशवादी पार्टियां हैं। चाहे लालू यादव देखें, मुलायम सिंह का देखें, उद्धव ठाकरे का देखें, स्टालिन का देखें, ममता का देखें, समता का देखें, सब वही है। भारतीय जनता पार्टी ही है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे बैठा है। पहले भी हमारे कार्यकर्ता ही अध्यक्ष होते रहे, लेकिन ये दूसरे पार्टी में, कांग्रेस में नहीं है, मुलायम सिंह में नहीं है, अन्य पार्टियों में। जो बात गिरिराज सिंह कह रहे हैं, आज सुबह की एक तस्वीर जो है, बल्कि आज सुबह की नहीं, कल की एक तस्वीर है जो आज सुबह मेरी नजरों में आई, उसका जिक्र यहाँ दर्शकों के सामने कर देना जरूरी है। जब वो ये कहते हैं वंशवादों की पार्टी, चाटुकारों की पार्टी, बिहार से चूंकि वो आते हैं, बिहार की ही एक तस्वीर आपने देखी होगी। जब कृष्णा अल्लावरू पहुंचे तो उनके स्वागत करने के लिए वहां पर कौन मौजूद था? केवल राजेश राम वहां पर मौजूद थे। और फिर उसमें जो बातें राजेश राम ने लिखी हुई थी, वो बातें आप पढ़ लेंगे तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। ऊर्जा और बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा, एक आने वाला और एक स्वागत करने वाला उसमें दिखाई दे रहा था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये वंशवादी पॉलिटिक्स, ये चाटुकारी वाली पॉलिटिक्स से क्या इससे वो बीजेपी से लड़ पाएगी? इन तमाम मसलों पर भी हम करेंगे चर्चा। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर पर ही मौजूद है। देवेंद्र, 11:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी यहां पर आना है, वो भी अपनी स्पीच देने वाले हैं। आज तो ऐसा लग रहा है बीजेपी हेडक्वार्टर में उत्सव का माहौल है। और किसी भी तरफ जाए बीजेपी दफ्तर में आज तो हर तरफ यही बात दिखाई दे रही है कि बीजेपी ने अपने युवा के किया है और जाहिर तौर पर ये मकसद है कि बीजेपी की अगली पीढ़ी को तैयार करना, अगले 30 साल बीजेपी को नेताओं के ऊपर आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। उसमें प्रमुख चेहरे के तौर पर
के भीतर एकदम वैसा किसी भी चुनावी जीत के बाद बीजेपी मुख्यालय का जो माहौल होता है उसी तरह का माहौल आज नजर आ रहा है। इस पार्टी के बड़ा हुजूम रहेगा बीजेपी मुख्यालय में जश्न के माहौल में। इससे पहले कल नितिन नवीन ने जब अपना नामांकन दाखिल किया उस समय भी वैसे ही पावरफुल तस्वीर एक नजर आई और कल रात में तकरीबन 1 घंटे तक बीजेपी के अभी तक के कार्यकारी अध्यक्ष कल 1 घंटे की मुलाकात हुई थी और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और पार्टी का जो एक्सटेंशन बिल्डिंग है। देवेंद्र, हम दोबारा आपके पास आएंगे। एस जयशंकर विदेश मंत्री भी हमारे सामने इन तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं और हम जब बीजेपी की इस पूरी ताकत को देखते हैं तो वाकई में ये लगता है कि बीजेपी यूं ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं बन गई है। जिस तरीके के चेहरों को उन्होंने मौका दिया, भजन लाल शर्मा भी इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, ये चर्चा भी क्या हो रही होगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उसमें सम्मिलित है, क्या चर्चा होती होगी जब ये बड़े देखिए सब आदमी खुश है। देखिए हंस रहे हैं योगी जी। अभी जो आपने कहा ना कि बीजेपी ऐसी इतनी बड़ी पार्टी नहीं बन गई है। अभी एक जो संगठन महामंत्री हैं BL संतोष, उन्होंने एक लंबा इंटरव्यू दिया था पांचजन्य को, उसमें उन्होंने बताया कि 2 आंकड़े दिए जो बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं। 16,000 मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के चुने गए हैं और एक सिद्धांत रूप में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि उस किसी भी मंडल अध्यक्ष की उम्र 45 साल से ज्यादा नहीं होगी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 साल का चुनने जा रहे थे, आपने सारे मंडल अध्यक्ष 45 साल से कम उम्र के कर दिए। और दूसरा आंकड़ा उन्होंने दिया कि जो 14 करोड़ सदस्य बने हैं भारतीय जनता पार्टी के, ये बनाने में 57 लाख लोगों ने हिस्सेदारी की है। भाजपा के 57 लाख सक्रिय लोगों ने हिस्सेदारी की, सबने 5, 10, 15, 12 इस तरह के सदस्य बनाए तो 14 करोड़ जाकर के मेंबर बने हैं। तो इस तरह से ग्राउंड लेवल पर काम करती है भारतीय जनता पार्टी। जो यूथ का हो गया और जो नंबर्स बढ़े हैं उनके 14 करोड़, ये कैसे हुआ? ये 57 लाख लोग उस काम में लगे। 3 मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। और प्रवेश वर्मा अभी अभी आकर मिले, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के पांव छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर पहुंचने वाले हैं और वो भी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी को संदेश देने जा रहे हैं। नितिन गडकरी को इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये भी अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी की कमान संभाल चुके हैं। और ये जो हम बीजेपी की बात कर रहे हैं उसके ठीक उलट जब हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं, अभी जैसे मैंने राजेश राम का जिक्र किया, उनका मैं पोस्ट पढ़ती हूं, एक आने वाला, एक उसका स्वागत करने वाला, चाटुकारिता की इंतहा की कृष्णा अल्लावरू जी के आने से ऊर्जा का संचार होगा, संगठन के अंदर जोश। अरे कहाँ है संगठन, कहाँ है ताकत? देखिए कृष्णा अल्लावरू जो है बिहार चुनाव के दौरान इतने विवादित हो गए थे, निर्मला सीतारमण जी भी पहुंच गई हैं जी, इतने विवादित हो गए थे कि कांग्रेस का अधिकांश जो धड़ा है वो उनके खिलाफ खड़ा हो गया था। तो ऐसे में यदि हम ये अपेक्षा करें कि उनके स्वागत के लिए कांग्रेसी खड़े हो जाएंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे और फूल माला बरसाएंगे, मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि आपको भी याद होगा बिहार में समेट के रख दिया कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस में टिकट बंटवारे पे उन पे आरोप लगा कि पैसा लिया है, उसके बाद ही उनका प्रभार हो गई, हाँ प्रभार भी बदलना पड़ा। हाँ। तो राजेश राम का जाना तो उनके लिए मजबूरी, क्योंकि वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, तो प्रदेश अध्यक्ष का जाना तो मजबूरी है, लेकिन बाकी कार्यकर्ताओं में कोई मजबूरी नहीं है। और कांग्रेस में कोई ऐसा अनुशासन नहीं होता है कि आपको फला जगह पहुंचना ही पड़ेगा। और बार बार मैं एक ही बात कहता हूं कि कांग्रेस में पार्टी के प्रति आस्था हो चाहे ना हो, परिवार के प्रति आपकी आस्था होना जरूरी है। वहीं पे यदि राहुल गांधी पहुंचेंगे तो पूरी कांग्रेस पहुंचेगी, उसमें यह भी चिन्हित किया जाएगा कौन आया और कौन नहीं आया। कृष्णा अल्लावरू के स्वागत में कौन आया और कौन नहीं आया ये कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, इसलिए कार्यकर्ता क्यों जाएगा? पीछे कौन बैठी हुई है? वसुंधरा राजे बैठी हुई है पीछे, लेकिन आगे कौन बैठे हुए हैं? भजनलाल शर्मा। ये हो सकता है किसी और पार्टी में, क्या किसी और पार्टी में ये हो सकता है? देवेंद्र, मैं बस आपके पास आ रही हूँ, अवधेश जी बहुत संक्षेप। किसी और पार्टी से भारतीय जनता पार्टी की तुलना हम नहीं कर सकते। हालांकि कम्युनिस्ट पार्टियों में ये रहा है, मैंने स्वयं देखा है, CPM में, CPI में ये स्थिति रही है, समाजवादियों में भी रही है, तो मेरे लिए नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अन्य पार्टी से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये नॉर्मल राजनीतिक परिभाषा में बाकी पार्टियों की तरह नहीं है। एक विचारधारा अनुशासन वाले संगठन परिवार का ही एक औपचारिक, कहा जाए तो औपचारिक अंग से ये निकला हुआ है। तो वहां किसी को, अब वो क्या है कि तय है कुर्सी,
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहां बैठेंगे, अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष कहां बैठेंगे, महासचिव कहां बैठेंगे, केंद्रीय पदाधिकारी कहां गले में बैठेंगे, सबके कमल का फूल होगा। वो सब तय है। नहीं, बाहर आते ही देखिए बाहर क्या है, ये पूरी व्यवस्था ना दिल्ली प्रदेश के जिम्मे दी गई है इस समय। ये पूरी जो इस समय अध्यक्ष के चुनाव में लोग आएंगे, उनको ठहराना, वो कैसे, पूरी व्यवस्था इस समय दिल्ली प्रदेश के जिम्मे है। तो दिल्ली प्रदेश के लोग बाहर खड़े होते, जैसे नेता आते हैं उनको एक पटका लगाते हैं। देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद है। देवेंद्र, जब मैं मुख्यमंत्रियों की कतार भी देखती हूं तो कतार में सबसे अग्रणी कौन दिखाई दे रहे हैं? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं, पहली पंक्ति में, पहली चेयर। जी, सवाल क्या है मीनाक्षी? मैं आपसे ये कह रही हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इतने इंपॉर्टेंट हैं कि पहली पंक्ति में भी पहली चेयर पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। पार्टी के जब स्टार प्रचारकों की भी बात होती है तो योगी आदित्यनाथ का नाम आता है। लगातार वो जहां पे मौजूद है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य और वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तो उस लिहाज से ऐसे कार्यक्रम में जब वहाँ पर उनकी मौजूदगी रहती है तो पार्टी उस रूप में उनका ध्यान रखेगी। लेकिन ओवरऑल बीजेपी संगठन के हिसाब से देखें तो बीजेपी संगठन की अपनी रीति नीति है वो बहुत अलग तरह के है। और एक उदाहरण के हिसाब से आपको मैं समझाऊं कि कल नितिन नवीन जी के वैसे नेता दोस्त जो कि नितिन नवीन से उम्र में ज़्यादा बड़े हैं और नितिन जी लगातार उनको भैया भैया कह के संबोधित करते रहे हैं पिछले 2 दशक में, कल जब मैंने उनसे पूछा कि अब क्या बदल गया है, उनका ये कहना था कि नितिन जी वैसे ही रहेंगे लेकिन हमें बदलना होगा, हमें ये समझना होगा कि अब वो हमारे अध्यक्ष जी हैं। और ये चीज़ बताती है कि बीजेपी जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक संगठन ने अगर कोई फैसला लिया उस फैसले को कैसे, उसकी मर्यादा कैसे, उसकी ताकत को आपको बरकरार रखना है, कैसे उसे सम्मान दिए रहना है, ये बीजेपी का हर नेता, हर कार्यकर्ता बखूबी जानता है। और उस लिहाज से उसकी एक झलक आपको यहाँ भी नजर आएगी। एक तस्वीर देवेंद्र अभी आ रही है, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर में अभी अमित शाह भी पहुंचे हैं। जब हम संगठन की बात करते हैं और जो बात देवेंद्र आप बता रहे हैं कि हाँ नितिन नवीन के हाथों में अध्यक्ष पद की कमान है, लेकिन उन्हें चुनने वाले लोगों पर भी कि उनका असेसमेंट कैसा रहा, उनकी रणनीति कैसी रही, उन्होंने सही चुनाव किया या नहीं किया, ये चुनौती अमित शाह की भी है, ये चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी है। एक चेहरा इस वक्त हम गृह मंत्री अमित शाह का भी देख रहे हैं। देवेंद्र,